ठाकुर साहब ने उससे कहा, अजी दरख्वास्त तो दो, अगर वो सब और सब चीजें अमूर तय हो जाएं तो जमानत भी दे दी जाएगी, इसकी फिक्र ना करो। प्रकाश ने हैरान होकर कहा, आप जरे जमानत दाखिल कर देंगे? हाँ हाँ, ये कौन सी बड़ी बात है। ठाकुर साहब ने इतनी बड़ी बात बड़ी आसानी से कह दी थी। उसके बाद प्रकाश घर की तरफ चला तो बड़ा उदास था। उसको ये नौकरी जरूर मिलेगी मगर फिर भी खुश नहीं था। ठाकुर साहब की साफ दिली और उनका उस पर इतने जबरदस्त एतमाद से उसे दिली सदमा हो रहा था। उनकी शराफत उसके कमीनेपन को रौंद डालती है और वो बहुत पछताता है कि मैंने ऐसे शख्स के यहाँ चोरी की जो मुझ पर इतना एतमाद करता है, मुझ पर इतना भरोसा करता है और मेरी ज़मानत 10,000 रुपये देने तक को तैयार है। मैंने इनके साथ अच्छा नहीं किया जो इतने से चुनिंदा जेवर जो आज तक मेरे काम भी ना आ पाए, उसके चक्कर में मैंने इनसे दगाबाजी की। उसने घर आकर चंपा को खुशखबरी सुनाई। चंपा ने सुनकर मुंह फेर लिया। फिर 1 मिनट बाद बोली, ठाकुर साहब से तुमने क्यों जमानत दिलवाई? जगह ना मिलती ना सही, रोटियां तो मिल ही जाती हैं। रुपए पैसे का मामला है, कहीं भूल चूक हो जाए तो तुम्हारे साथ उनके पैसे भी चले जाएंगे। ये तुम कैसे समझती हो कि भूल चूक हो गई? क्या मैं ऐसा अनाड़ी हूँ? चंपा ने कहा, आदमी की नीयत भी तो हमेशा एक सी नहीं रहती। मुझे पता है इंसान की नीयत का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए इंसान पर कभी यकीन करना भी नहीं चाहिए। प्रकाश सन्नाटे में आ गया। उसने चंपा को झिपती हुई नजरों से देखा मगर चंपा ने मुंह फेर लिया था। वह उसके अंदरूनी ख्याल का अंदाजा न लगा सका मगर ऐसी खुशखबरी सुनकर भी चंपा का उदास रहना खटकने लगा। उसके दिल में सवाल पैदा हुआ, उसके अल्फाज में कहीं तंज तो नहीं छुपा है? चंपा ने संदूक खोलकर कहीं देख तो नहीं लिया? इस सवाल का जवाब हासिल करने के लिए वो उस वक्त अपनी एक आंख भी नजर कर सकता था। खाने के वक्त प्रकाश ने चंपा से पूछा, तुमने क्या सोचकर कहा कि आदमी की नीयत तो हमेशा एक सी नहीं रहती, जैसे उसकी जिंदगी और मौत का सवाल हो? उसने इस तरह से चंपा से पूछा था। चंपा ने आजरदा होकर कहा, कुछ नहीं, मैंने दुनिया की बात कही थी। प्रकाश को तसल्ली ना हुई। उसने पूछा, क्या जितने आदमी बैंक में मुलाजिम हैं उनकी नीयत बदलती रहती है? चंपा ने गला चढ़ाना चाहा, तुम तो जुबान पकड़ते हो। ठाकुर साहब के यहाँ शादी में ही तो तुमने अपनी नीयत ठीक ना रखकर चुरा ही ली ना, वहां से 100-200 रुपए की चीजें घर में रखी ली ना। प्रकाश के दिल में बोझ सा उतर गया। मुस्कुराकर बोला, अच्छा तुम्हारा इशारा उस तरफ था, लेकिन मैंने कमीशन के सिवाय उनकी एक पाई भी नहीं छुई और कमीशन लेना तो कोई पाप नहीं है। बड़े बड़े हाकिम खुले खजाने कमीशन लिया करते हैं। चंपा ने नफरत के लहजे में कहा, जो आदमी अपने ऊपर इतना यकीन रखे उसकी आंख बचाकर एक पाई भी लेना गुनाह समझती हूँ मैं। तुम्हारी शराफत जब जानती कि तुम कमीशन के रुपए जाकर उनके हवाले कर देते। उन 6 महीनों में उन्होंने तुम्हारे साथ क्या क्या सलूक किए, कुछ दिया ही है। मकान तुमने खुद छोड़ा लेकिन वह 20 रुपए माहवार दिए जाते हैं। इलाके से कोई सौगात आती है तुम्हारे यहाँ जरूर भेजते हैं। तुम्हारे पास घड़ी न थी, अपनी घड़ी तुम्हें दे दी। तुम्हारी कहारन जब नागाह करती है खबर पाते ही अपना नौकर भेज देते हैं। मेरी बीमारी में डॉक्टर की फीस उन्होंने अदा की और दिन में 2-2 दफा पूछने आया करते हैं। ये जमानत की क्या छोटी बात है जो उन्होंने अभी तुम्हें बोल दिया कि हम जमानत दे देंगे? ये कोई छोटी बात है? आज के दौर में कौन यकीन करता है 10,000 रुपए का? अपने रिश्तेदार तक की जमानत इंसान नहीं देता। अपने रिश्तेदारों तक की जमानत तो जल्दी से कोई देता नहीं और वो बेचारे हैं तुम्हारी जमानत के नकद 10,000 रुपए निकाल कर दे दिए। उसे तुम छोटी बात समझते हो? आज तुमसे कोई गलती हो जाए तो उनके रुपए तो जब्त हो जाएंगे ना। उन्होंने तुम पे भरोसा करके दिए ना। जो आदमी अपने ऊपर इतनी मेहरबानी करे उसके लिए हमें जान कुर्बान करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। प्रकाश खाकर लेटा तो उसका ज़मीर उसे मलामत कर रहा था। दुखते हुए फोड़े में कितना मवाद भरा है ये उस वक्त मालूम होता है जब नश्तर लगाया जाता है। दिल की सियाही उस वक्त मालूम होती है जब कोई उसे हमारे सामने खोल कर रख देता है। कोई सोशल या पॉलिटिकल कार्टून देखकर क्यों हमारे दिल पर चोट लगती है? इसलिए कि वह तस्वीर हमारी हैवानियत को खोलकर हमारे सामने रख देती है। वह जो दिल के अथाह समंदर में बिखरा हुआ पड़ा था, इकट्ठा होकर घर से निकलने वाले कूड़े की तरह अपनी जसामत से हमें मतहोश कर देता है, तब हमारे मुंह से निकल पड़ता है कि अफसोस। चंपा के इन मलामत आमिद अल्फाज ने प्रकाश की इंसानियत को बेदार कर दिया। वह संदूक कई गुना भारी होकर पत्थर की तरह उसे दबाने लगा। दिल में फैली हुई हरारत, सारी हरारतें एक नुक्ते पर जमा होकर शोलागीर हो गईं।
कई रोज गुजर गए। प्रकाश को बैंक में मुलाजमत मिल गई। इस तकरीब में उसके यहाँ मेहमान की दावत है। ठाकुर साहब, उनकी अहलिया वीरेंद्र और उसकी नई दुल्हन भी आए हुए हैं। बाहर सारे यार दोस्त गाना बजा गा रहे हैं। खाना खाने के बाद ठाकुर साहब चलने को तैयार हुए। प्रकाश ने कहा, आज आपको यहाँ रहना होगा। दादा, मैं इस वक्त न जाने दूंगा। चंपा को उसकी ये जिद बड़ी बुरी मालूम हुई। चारपाइयाँ यहाँ है नहीं, बिछोने भी नहीं है और ना काफी जगह ही है। रात भर उनको तकलीफ देने और खुद तकलीफ उठाने की कोई जरूरत उसकी समझ में ना आई। लेकिन प्रकाश बराबर जिद करता रहा, यहाँ तक कि ठाकुर साहब राजी हो गए। 12 बजे थे। ठाकुर साहब ऊपर सो रहे थे और प्रकाश बाहर बरामदे में लेटा हुआ था। तीनों औरतें अंदर कमरे में थी। प्रकाश जाग रहा था। वीरेंद्र के सिरहाने चाबियों का गुच्छा पड़ा हुआ था। प्रकाश ने गुच्छा उठा लिया, फिर कमरा खोलकर उसमें जेवरात का डिब्बा निकाला और ठाकुर साहब के घर की तरफ चला। कई माह पेशतर वह इसी तरह लरसते हुए दिल के साथ ठाकुर साहब के मकान में घुसा था। उसके पांव तब भी इसी तरह थरथरा रहे थे और आज भी इसी तरह थरथरा रहे थे। लेकिन तब कांटा चुभने का दर्द था, लेकिन आज कांटा निकलने का। तब बुखार का चढ़ाव था, हरारते इस तरह और खल्श से पर। अब बुखार का उतार था, सुकून, फरहत और उमंग से भरा हुआ। तब कदम पीछे हटा था, आज आगे बढ़ रहा था। ठाकुर साहब के घर पहुंचकर उसने आहिस्ता से वीरेंद्र का कमरा खोला और अंदर जाकर ठाकुर साहब के पलंग के नीचे डब्बा रख दिया। फिर फौरन बाहर आकर आहिस्ता से दरवाजा बंद किया और घर लौट पड़ा। हनुमान जी संजीवनी बूटी वाला पहाड़ का टुकड़ा उठाए जिस रूहानी सुरूर का लफा उठा रहे थे, वैसी ही खुशी प्रकाश को भी हो रही थी। जेवरों को अपने घर ले जाते हुए उसकी जान सूखी हुई थी, गोया के किसी गहराई में जा रहा हो। आज डब्बे को लौटाकर उसे ऐसा मालूम हो रहा था जैसे वह एरोप्लेन पर बैठा हो, फिजा में उड़ा जा रहा हो, ऊपर ऊपर और ऊपर। वह घर पहुंचा तो वीरेंद्र सो रहा था। चाबियों का गुच्छा उसके सिरहाने रख दिया। ठाकुर साहब सुबह तशरीफ ले गए। प्रकाश शाम को पढ़ाने जाया करता था। आज वह बेसब्र होकर तीसरे पहर ही जा पहुंचा। देखना चाहता था वहां आज क्या गुल खिलता है। वीरेंद्र ने उसे देखते ही खुश होकर कहा, बाबूजी, कल आपके यहाँ की दावत बड़ी मुबारक थी। जो जेवरात चोरी हो गए थे सब मिल गए हैं। ठाकुर साहब भी आ गए और बोले, बड़ी मुबारक दावत थी तुम्हारी। पूरा का पूरा डब्बा ही मिल गया, एक चीज भी नहीं गई, जैसे अमानत रखने के लिए ही ले गया हो वो चोर। प्रकाश को उनकी बातों पर यकीन कैसे आए जब तक वह अपनी आंखों से ना देख ले। क्या कहीं ऐसा भी हो सकता है कि चोरी गया हुआ माल 6 माह बाद मिल जाए और जूं का तूं। डब्बा खोलकर उसने बड़ी संजीदगी से देखा। ताज्जुब की बात है, मेरी अक्ल तो काम ही नहीं कर रही थी। ठाकुर साहब, ये कैसे हो सकता है? ठाकुर साहब बोले, किसी की अक्ल कुछ काम नहीं करती भाई, तुम्हारी ही क्यों। वीरू की माँ तो कहती है कोई गैबी मौजज़ा है। आज से मुझे भी मौजज़ात पर यकीन हो गया। प्रकाश कहने लगा, अगर आंखों देखी बात ना होती तो मुझे यकीन ना आता। ठाकुर साहब बोले, आज इस खुशी में हमारे यहाँ दावत होगी, प्रकाश आना तुम भी। प्रकाश मजाक में कहने लगा, ठाकुर साहब, आपने किसी से कोई मंत्र वंत्र तो नहीं पढ़वाया है? ठाकुर साहब बोले, कई पंडितों से पढ़वाया था। प्रकाश कहने लगा, तो बस ये उसी की बरकत है। घर लौटकर चंपा को प्रकाश ने यह खुशखबरी सुनाई तो वह दौड़कर प्रकाश के गले से चिमट गई और न जाने क्यों रोने लगी, जैसे उसका बिछड़ा हुआ खाविंद बहुत मुद्दत के बाद घर आ गया हो। प्रकाश ने कहा, आज उनके यहाँ मेरी दावत है। चंपा कहने लगी, मैं भी 1000 भूखों को खाना खिलाऊंगी। तुम तो सैकड़ों का खर्च बता रही हो। मुझे इतनी खुशी हुई कि लाखों रुपए खर्च करने पर भी अरमान पूरा ना होगा। प्रकाश की आंखों में आंसू आ गए और इस तरह इस कहानी का इख्तिताम हो गया।